बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं जल्दी गाइडिंग चैप्टर 27 को। लो जी, यूरिन की फॉर्मेशन का पहला स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। बहुत सारी फिल्ट्रेशन होती है, उसमें ज़्यादातर फ्लूइड जब रीअब्जॉर्ब वगैरह होते हैं चीज़ों को आगे जाकर देखते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रोटीन्स बिल्कुल नहीं होती, बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कम होते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर कैल्शियम और फैटी एसिड्स। ये क्यों कम होते हैं फिल्ट्रेट में? क्योंकि ये आपके ब्लड की प्लाज्मा प्रोटीन के साथ चिपके हुए होते हैं, इसलिए फिल्ट्रेट में कम होते हैं। डालो की बात, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है? तकरीबन 20% होता है, यानी जितना रीनल प्लाज्मा फ्लो हो रहा है उसमें से 20% ऑलमोस्ट फिल्टर आउट हो जाता है। इसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। ठीक है, के बाद ये किन चीज़ों पर डिपेंड कर रही होती है? नंबर एक, आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर्स और कोलोइडोस्मोटिक प्रेशर इन फोर्सेज पे, और नंबर दो, कैपिलरी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट पर डिपेंड कर रही होती है। फिर देखिएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन की बाकी जो बॉडी की कैपिलरीज है उनकी मेम्ब्रेन के बरक्स 3 लेयर होती हैं। बाकी की 2 होती है ना, इसकी 3 होती हैं। सबसे अंदर वाली एंडोथीलियम। एंडोथीलियम में आपको नजर आएगा कि फेनेस्ट्रे होते हैं, यानी कि पोर्स, और उसके अलावा फिक्स नेगेटिव चार्ज होते हैं ड्यू टू द प्रोटीन्स। ठीक है, दूसरी लेयर होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी आपको नजर आएगा लार्ज स्पेसेस होते हैं और इसमें भी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्जेस होते हैं ड्यू टू द प्रोटियोग्लाइकेंस। और तीसरी लेयर सबसे बाहर लेयर होती है अगर पास एपिथेलियल सेल्स की, जिसमें पोडोसाइट्स होते हैं। ये पोडोसाइट्स खास तरह के सेल्स होते हैं जिनके प्रोसेस होता है, जिनको कहते हैं पेडिसल्स। ठीक है, और इन पेडिसल के बीच में काफ़ी बड़े बड़े स्लिट पोर्स होते हैं। अलबत्ता ये पोडोसाइट्स भी बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज रखते हैं। इन सारी चीज़ों के नेगेटिव चार्ज का क्या मकसद है कि अंदर से, यानी कि ब्लड के अंदर से जो नेगेटिव प्रोटीन है वो बाहर ना आ सकें। मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज ब्लड की प्रोटीन्स को रिपेल करता है, तो इस वजह से प्लाज्मा प्रोटीन इसके अक्रॉस पास नहीं कर सकती। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये निस्बतन काफ़ी थिकर मेम्ब्रेन है, लेकिन निस्बतन काफ़ी पोरस मेम्ब्रेन होती है। ये बात है। और एक और चीज़, ये जो मेम्ब्रेन है ये थिक है, पोरस है, परमिएबल है, लेकिन सिलेक्टिव होती है। हर चीज़ की परमिएबल नहीं है। सिलेक्टिव किन चीज़ों की बेस पे? 2 चीज़ों की बेस पे। एक तो साइज़ की बेस पे, जितना बड़ा साइज होगा उतनी कम फिल्टरेबिलिटी होगी, और दूसरा चार्ज की बेस पे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो फिर बहुत कम पास करवाएगा, अगर न्यूट्रल चार्ज है तो लेवल ज़्यादा पास करवा देगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी सब्सटेंस का तो उसकी फिल्टरेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो चार्ज की बेस पे भी इन्होंने काम कर लिया। और यहाँ पे आता है मिनिमल चेंज न्यूरोपैथी। मिनिमल चेंज न्यूरोपैथी में बेसिकली ये होता है कि मेम्ब्रेन का जो नेगेटिव चार्ज है वो बेचारा फॉल हो जाता है, यानी कि ये जो पोडोसाइट्स हैं इसके प्रोसेस बेचारे भी फ्लैट हो जाते हैं, कई दफ़ा बेसमेंट मेम्ब्रेन से अलग हो जाते हैं। ऐसे पोडोसाइट्स को कहते हैं पोडोसाइट्स इफेसमेंट। ठीक है, तो ये आपके पास इशूज आना शुरू हो जाते हैं। इन इशूज़ की वजह से मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाता है। जब मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज खत्म होता है तो कैपिलरीज की मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटीन्स पास आउट कर जाते हैं। प्रोटीन्स यूरिन में ज़ाया होते हैं, जिसको हम कहते हैं प्रोटीन यूरिया, और खासतौर पर अगर एल्बुमिन ज़ाया हो रहा है तो उसको नाम देते हैं एल्बुमिन यूरिया। ठीक है, बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। टोटल नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना है, और दूसरा ग्लोमेरुलर ये क्या कहते हैं फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट कितना है। इन 2 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो फर्दर 4 चीज़ों का प्लस माइनस करके हम देखेंगे नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना होता है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी। बोमेंस कैप्सुल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन कम होगी। ग्लोमेरुलर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ये ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन को कम करेगा, और बोमेंस कैप्सुल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ये ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन को ज़्यादा करेगा। ठीक है, 2 फैक्टर ज़्यादा करें, 2 फैक्टर कम। इसमें जो बोमेंस कैप्सुल कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है उसकी वैल्यू तकरीबन 0 होती है, उसको भाड़ में जाए। वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है? 60 होता है। ये सारी बातें फिल्ट्रेशन को मतलब सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा बाकी 2 फैक्टर्स को देखा जाए तो आप देख सकते हैं बोमेंस कैप्सूल का प्रेशर कितना है? 18 mmHg, और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ग्लोमेरुलर कितना है? 32 mmHg। तो 18 + 32 यानी 50 mmHg चाहता है कि फिल्ट्रेशन ना हो, और 60 mmHg चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो। तो ओवरऑल फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हुआ? 60 - 50 10 mmHg आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। सही होगी बात? अच्छा जी, एक एक फैक्टर की डिटेल को फिर देख लेते हैं। जनरली सबसे पहले आते हैं हमारे पास फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ द मेम्ब्रेन। ये कितनी होती है? तकरीबन होता है 12.5 ml पर मिनट पर mmHg। लेकिन अगर हम सिर्फ 100 ग्राम ऑफ किडनी को लें तो 100 ग्राम ऑफ किडनी में अगर 1 mmHg का प्रेशर होगा तो 1 मिनट में ऑलमोस्ट 4.2 ml फ्लूइड जो फिल्टर आउट होता है। ये बॉडी की बाकी कैपिलरीज की नस्बत बहुत ज़्यादा फिल्ट्रेशन है, 400 टाइम ज़्यादा फिल्ट्रेशन है। इतनी ज़्यादा फिल्ट्रेशन कैसे होती है? बेसिकली जो मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, उसकी KF की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये KF किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है? 2 चीज़ों पर, एक परमेबिलिटी पे और दूसरा कैपिलरी की सरफेस एरिया पे। ठीक है, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा, इसी तरह सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होता है। डाउन की बात। अच्छा, फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगी, और अगर फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट कम होगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कम होगी। ये तो बात समझ आ गई। लेकिन हम आमतौर पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को चेंज करने के लिए फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट को रेगुलेट नहीं करते। अलबत्ता कुछ एब्नॉर्मल कंडीशन में ये फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट चेंज जरूर होता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे हाइपरटेंशन में, हाई ब्लड प्रेशर में चूंकि मेम्ब्रेन की थिकनेस बढ़ जाती है इसलिए ये फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट डिक्रीज कर जाता है। जाहिर बात है GFR भी डिक्रीज कर जाएगा। डाउन की बात। पहला फैक्टर देख लिया, फिर आता है इंक्रीज बोमेंस कैप्सूल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जाहिर बात है कि बोमेंस कैप्सूल का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ेगा तो इसकी वजह से फिल्ट्रेशन कम होगी। नॉर्मली हम इसको चेंज नहीं करते, लेकिन कुछ एब्नॉर्मल कंडीशन में ये भी चेंज हो सकता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर अगर यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हो तो जाहिर बात है यूरिन जमा होना शुरू हो जाएगा।
हमारे रीनल पेल्विस में, कैलाइसिस में, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, ठीक है, जमा होना शुरू हो जाएगा और जमा होने की वजह से बोमेंस कैप्सूल में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज कर जाता है और जाहिर बात है जब इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वो फिल्ट्रेशन को डिस्करेज करेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा फैक्टर आता है हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनमें जो क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर है ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। बेसिकली होता ये है जैसे जैसे ब्लड गुजरता है ना, इसमें से प्लाज्मा निकलता रहता है और ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है, तो हम कहते हैं क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज करता रहता है। मिसाल के तौर पर जब ब्लड आया था तो उसका क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर था 28 mmHg और जाते हैं उसका पहुंचता है 36 mmHg, तो हम एवरेज ले लेते हैं भाई, एवरेज क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर है 32 mmHg। ठीक हो गई बात। क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर दो चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। पहली चीज़ जो आर्टीरियल ब्लड है उसमें कितना सोल्यूट कंसंट्रेशन है, उसका क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि प्लाज्मा कितना बाहर निकल रहा है। अगर तो बहुत ज़्यादा प्लाज्मा बाहर निकल गया तो जारी बात है कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देगी, और अगर थोड़ा प्लाज्मा बाहर निकले तो जारी बात है कंसंट्रेशन को उतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दो चीज़ होती है जो कि क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर को रेगुलेट कर रही होती हैं। अगर आपके पास ब्लड थोड़ा आए तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन बहुत, मतलब फिल्ट्रेशन तो हो रही है नॉर्मल जितनी होनी चाहिए, तो काफ़ी ज़्यादा फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन हो गई है, यानी कि पहले 100 ml में से 20 ml निकल रहा था, अब 50 ml से 20 ml निकल रहा है। तो जाहिर बात है ब्लड बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा और कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर के इंक्रीज करने की वजह से फिल्ट्रेशन डिक्रीज करती है। तो नतीजा ये हुआ ब्लड थोड़ा होने की वजह से फिल्ट्रेशन भी थोड़ी हो गई। तो ये आपने ये मोहतरम कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ने काम किया है कि ये मतलब ब्लड कम आने से फिल्ट्रेशन को भी थोड़ा कर लिया। और आखिर में फिर आता है हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये बाकी बॉडी की कैपिलरीज की बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तकरीबन 60 mmHg यहाँ पे प्रेशर होता है आपके पास। अच्छा जी, फिर हम देखते हैं कौन सी चीज़ें होती हैं जो कि इन प्रेशर को चेंज कर रही होती है, यानी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के प्रेशर को रेगुलेट करने वाली कौन सी चीज़ें हैं। नंबर 1 आर्टीरियल प्रेशर। आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होगा तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी का प्रेशर भी ज़्यादा होगा। नंबर 2 एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस। अगर एफरेंट आर्टीरियल की रेजिस्टेंस थोड़ी होगी तो जारी बात है बड़े आराम से ग्लोमेरुलर में ब्लड आएगा और प्रेशर ज़्यादा होगा। नंबर 3 ईफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस। ईफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस वेरी करती है, अगर तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस है तो वो यहाँ पे ब्लड को जमा करेगी और फिल्ट्रेशन इंक्रीज करती है, लेकिन अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाए, ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाए, तो फिर ये रीनल ब्लड फ्लो को कम कर देती है और रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो जीएफआर कम होगा। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं आर्टीरियल प्रेशर बढ़ेगा तो जीएफआर बढ़ेगा, एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो जीएफआर कम होगा, जबकि एफरेंट आर्टीरियल रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ेगी तो जीएफआर बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो जीएफआर कम होगा। ठीक होगी बात। उसके बाद आते हैं यहाँ पर रीनल ब्लड फ्लो। जितना न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के लिए होना चाहिए था उससे कहीं गुना ज़्यादा हम किडनीज को ब्लड सप्लाई दे रहे होते हैं। इसकी क्या रीज़न है भाई, सीधी सी बात है, हम सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे, हम सिर्फ न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन के लिए ब्लड भेज रहे होते हैं। ठीक होगी बात। अच्छा, अगर न्यूट्रिएंट्स की कंजम्पशन देखी जाए तो वो भी आपके पास किडनीज में ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि किडनीज ने आपके रीअब्जॉर्प्शन करनी होती है और रीअब्जॉर्प्शन के लिए एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम करनी पड़ती है, यानी कि एटीपी इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो अगर ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करनी पड़ेगी, ज़्यादा एटीपी चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो जब ज़्यादा ब्लड आता है, ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही है, हम कहते हैं हमें चाहिए भी ज़्यादा ऑक्सीजन। ठीक है, और जब थोड़ा ब्लड आता है तो हमें थोड़ी ऑक्सीजन ही चाहिए होती है, क्योंकि हमने अब थोड़ी रीअब्जॉर्प्शन करनी है। सिंपल चीज़ थी। डिटर्मिनेंट रीनल ब्लड फ्लो, एक तो आपके पास प्रेशर डिफरेंस कितना है, यानी रीनल आर्टीरियल प्रेशर और रीनल वेनस प्रेशर में डिफरेंस कितना है, इसी पे डिपेंड करता है। और दूसरा इनकी बीच में रेजिस्टेंस कितनी है, यानी कि वैस्कुलर रेजिस्टेंस कितनी है, इन चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। जो आमतौर पर रेजिस्टेंस होती है ये कौन सी आर्टरीज की वजह से होती है? इंटर लोबुलर आर्टरीज की वजह से, एफरेंट आर्टरीज की वजह से और ईफरेंट आर्टरीज की वजह से। ये वाली आर्टरीज खासतौर पर रेजिस्टेंस में रोल प्ले कर रही होती हैं। और आपको पता है फिर इन आर्टरीज को कौन रेगुलेट करेगा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेगुलेट करता है, कुछ हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, ऑटो रेगुलेटरी सिस्टम रेगुलेट करता है, बहुत सारा कुछ रेगुलेट करते हैं जिसको अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है जी। ब्लड फ्लो एंड वाज़ोरेक्टर। लो जी, सिंपल सी बात है, जो आपके पास वो जो डीप लूप ऑफ हेनले होता है ना, उसके लिए हम डीप ब्लड वेसल्स भी भेजते हैं, यानी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज तो इतनी डीप नहीं आती है। बात यह है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले बहुत डीप जा रहा होता है। ठीक है, उस डीप जाने वाले लूप ऑफ हेनले के लिए हम आर्टरीज कैपिलरीज को भी नीचे डीप भेज देते हैं, और वो जो नीचे डीप कैपिलरीज जा रही है उनको हम नाम देते हैं वाज़ोरेक्टर। और अगर देखा जाए टोटल किडनी के अंदर बाहर वाले रीजन को क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। अंदर क्या कहते हैं? मेडुला। ज़्यादातर ब्लड सप्लाई जो है वो कॉर्टेक्स की ही होती है, मेडुला की ब्लड सप्लाई बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, ज़्यादातर ब्लड सप्लाई इस कॉर्टेक्स की होती है, मेडुला की बहुत थोड़ी। उन्होंने कहा है तकरीबन 1 to 2% ब्लड सप्लाई मेडुला को जारी होती है, बाकी सारी कॉर्टेक्स को जारी होती है। खासतौर पर अगर आप देखें तो सारे ये ग्लोमेरुलाई वगैरह होते भी बेसिकली कॉर्टेक्स में ही है। ठीक है, नीचे तो सिर्फ लूप ऑफ हेनले जा रहे हैं जिनके लिए हमने ये वाज़ोरेक्टर भेज दी है। ठीक हो गई बात। उसके बाद है फिजियोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पे हम देखते हैं कि हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को रेगुलेट किस तरह से करते हैं। इन फैक्टर्स में किसी फैक्टर से रेगुलेट नहीं करते सिवाय हम ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाने या घटाने के लिए हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। कौन कौन सी चीज़ें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करती हैं? सबसे पहले आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होगी तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन की वजह से क्या होता है?
वेजोकंस्ट्रिक्शन, ब्लड फ्लो में कमी, जीएफआर में कमी। और अगर माइल्ड एक्टिवेशन होगी तो माइल्ड एक्टिवेशन की वजह से रेनिन रिलीज होता है, और ये रेनिन जीएफआर को तो नहीं घटा पाता, अलबत्ता यूरिन में ज़्यादा एक्सक्रीशन नहीं होने देता, क्योंकि आपको पता है कि रेनिन वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा लेते हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन होगी तो जीएफआर कम, यूरिन फॉर्मेशन कम। अगर माइल्ड एक्टिवेशन होगी तो जीएफआर नॉर्मल, लेकिन रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने की वजह से यूरिन फॉर्मेशन कम। दोनों में आपने यूरिन फॉर्मेशन को ज़्यादा नहीं बढ़ने दिया। ये तो होगी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद आते हैं हार्मोन्स की तरफ। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, ये भी वेजोकंस्ट्रिक्टर है, इनका भी वही काम होगा जो कि सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम था। एंडोथिलिन, ये भी वेजोकंस्ट्रिक्टर है, ये भी सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वाला काम ही करेगी, यानी कि इसका रिलीज होगा तो वेजोकंस्ट्रिक्शन, रीनल ब्लड फ्लो में कमी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में कमी। अलबत्ता ये है कि एंडोथिलिन को पता होना चाहिए वास्कुलर इंजरीज में रिलीज होती है, इसी तरह से डिजीज स्टेट जैसे कि टॉक्सीमिया ऑफ प्रेगनेंसी में रिलीज होती है, एक्यूट रीनल फेलियर में रिलीज होती है। ठीक है, तो ऐसी सारी कंडीशन में एंडोथिलिन रिलीज होगी और वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। गुड के बाद फिर देखते हैं एंजियोटेंसिन 2 को। एंजियोटेंसिन 2 बेसिकली एफरेंट आर्टरियोल्स को ज़्यादा असरअंदाज नहीं हो पाता, क्योंकि वेजोडाइलेटर्स वगैरह इसके काम ख़राब कर देते हैं। मतलब इसका काम है वेजोकंस्ट्रिक्शन। ठीक है, ये कोशिश करते हैं वेजोकंस्ट्रिक्शन करवाए, लेकिन वेजोडाइलेटर्स आके इसका काम नहीं करने देते। तो एफरेंट आर्टरियोल्स पे इसका ज़्यादा असर और रसूख नहीं है, अलबत्ता एफरेंट आर्टरियोल्स पे इसका असर और रसूख है। ये करता क्या है, एफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रक्शन करवाता है। जब एफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रक्शन करवाता है तो पहली बात ग्लोमेरुलाई के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कर गया, तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। हुआ बेसिकली क्या है, ये रिलीज होता है आर्टीरियल प्रेशर की कमी में। तो जब आर्टीरियल प्रेशर की कमी हुई है तो डर इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाए और हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकाल ना सकें। ठीक है, तो ये मोहतरम आते हैं और ये कहते हैं आर्टीरियल प्रेशर की कमी है, खैर है, मैं एफरेंट आर्टरियोल्स को कंसिडर करूंगा, उससे यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल हो जाएगा। तो पहला काम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को तो नॉर्मल कर दिया, लेकिन भाई आर्टीरियल प्रेशर की कमी हुई है, अगर आपने फिल्ट्रेशन ज़्यादा करवा दी तो आपका ब्लड और कम हो जाएगा। इसके लिए इसके पास एक और हल है, वो क्या, एफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रक्शन की वजह से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में थोड़ा ब्लड गया है तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेती हैं। तो हम कहते हैं भाई फिल्ट्रेशन को नॉर्मली रखो, अलबत्ता अगर आपको ज़्यादा पानी चाहिए तो हम रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे पानी की, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये आपका काम किया एंजियोटेंसिन 2 ने। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इसने नॉर्मल रखा, जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको वेस्ट करने दिया इसने, उसको बॉडी से निकलने दिया, क्योंकि फिल्ट्रेशन नॉर्मल रखी है। अगर फिल्ट्रेशन कम हो जाती तो हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकाल ना पाते। तो ये फिल्ट्रेशन कम हो जाती तो हम मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से निकाल ना पाते। तो ये फिल्ट्रेशन को नॉर्मल रखता है ताकि मेटाबॉलिक वेस्ट को निकाल सकें, और बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए ये वाटर की रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। उसके बाद आता है हमारे पास एंडोथिलिन ड्राइव नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, वेजोडाइलेटर। जारी बात है वेजोडाइलेटर रीनल ब्लड फ्लो को बढ़ाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को बढ़ाएगा। अगर कोई ऐसे ड्रग आपने यूज़ किए जो इस वेजोडाइलेटर को ख़राब कर रहे हैं तो जारी बात है जीएफआर या नहीं बढ़ सकेगा और जीएफआर कम हो जाएगा। तो किस्सा मुख्तसर ये नाइट्रिक ऑक्साइड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करता है, और वो ड्रग्स जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को ख़राब करते हैं वो ड्रग्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को डिक्रीज करेंगे। सिंपल चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रेडिकाइनिन। ये भी आपके पास वेजोडाइलेटर्स हैं, ये भी रीनल ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को इंक्रीज करते हैं। यही वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ब्रेडिकाइनिन है जो कि एंजियोटेंसिन 2 को एफरेंट आर्टरियोल्स में काम नहीं करने देते। हमने कहा था ना एंजियोटेंसिन 2 एफरेंट आर्टरियोल्स की वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं करवा पाता, क्योंकि यहाँ पे कुछ वेजोडाइलेटर्स आ जाते हैं। तो ये वो वेजोडाइलेटर्स हैं जो कि एफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं होने देते, और जारी बात है ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल रखने में रोल प्ले करते हैं। तो ये वाली बात होगी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को नॉर्मल रखने में रोल प्ले करते हैं। अच्छा, फिर वो कुछ बता रहे हैं कि हम कुछ ड्रग्स देते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जैसे मिसाल के तौर पे एस्प्रिन। ये ड्रग्स इन प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन को इनहिबिट करती हैं। ये इनहिबिट होंगे, जारी बात है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। तो जब हमने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को कम करना होता है, क्यों कम करना होता है, या मिसाल के तौर पर बॉडी में वॉल्यूम बहुत कम हो गया, या आपने सर्जरी की है, ब्लड का वॉल्यूम बहुत कम हो गया, हम चाहते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को भी कम किया जाए ताकि बॉडी के अंदर वॉल्यूम कुछ ना कुछ बढ़ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम इन वेजोडाइलेटर्स को इनहिबिट करते हैं ताकि ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ना बढ़ा सकें और हम बॉडी के अंदर वॉल्यूम को रिटेन कर सकें। दोनों के बाद ऑटो रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से बेसिकली ऑटो रेगुलेशन काम करती है, यानी कि किडनी खुद ब खुद रेगुलेटरी मैकेनिज्म काम कर रहा है। यहाँ पे बेसिकली मकसद ये है कि आर्टीरियल प्रेशर के बढ़ने या घटने से हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को ना बढ़ने या घटने दें। ठीक है, वरना क्या होगा, किसी इंसान में थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया, बीपी हाई हो गया, तो यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा और आपका ब्लड का वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम प्रिवेंट करते हैं, मुख्तलिफ तरीकों से प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने मिसाल देकर समझाया है आपको कि अगर ये ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म ना होता तो क्या होता, थोड़ा सा 10% ब्लड फ्लो में इंक्रीज आता, 10% फिल्ट्रेशन में इंक्रीज आता, और कहने को 10% है, इस 10% इंक्रीज की वजह से आपका यूरिन
कोई 46 लीटर एक दिन में बन जाता है, इतना सारी बातें बन नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक होगी बात। अब हम किस तरह से चीज़ों को रेगुलेट कर रहे हैं वो चीज़ें देखते हैं। सबदार हकीकत इस ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म की वजह से हम आर्टीरियल प्रेशर की चेंज से यूरिन वॉल्यूम में चेंज नहीं आने देते। कैसे नहीं चेंज आने देते? दो काम, एक तो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल रखते हैं, और दूसरा हम कहते हैं कि यार अगर कुछ ना कुछ फिल्ट्रेशन एक्स्ट्रा हो भी गई है तो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लो। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन को और रीअब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करके हम इन चीज़ों को रेगुलेट कर लेते हैं कि आर्टीरियल प्रेशर की चेंज से यूरिन फॉर्मेशन में ज़्यादा चेंज ना आए। अलबत्ता फिर भी थोड़ी बहुत चेंज आती है, उसको हम कहते हैं प्रेशर डायोसिस या प्रेशर नाइट्रोयूरेसिस, यानी कि आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा वाटर का निकलना, ज़्यादा सोडियम का निकलना। ठीक हो के बाद अब देखते हैं ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक को। यहाँ पे आपको यहाँ पे हमें जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स को समझना पड़ेगा। जक्स्टा ग्लोमेरुलर कॉम्प्लेक्स में तीन चीज़ें हैं। नंबर एक, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के स्पेशलाइज्ड सेल्स जिनको कहते हैं मैक्यूलर डेंसा। इन स्पेशलाइज्ड सेल में गोल्जी अपरेटस ज़्यादा, जिससे हमें पता चला कि इनके सिक्रीटरी फंक्शन होंगे। नंबर दो, एफरेंट आर्टरियोल्स और एफरेंट आर्टरियोल्स के अंदर खास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरह के खास सेल्स हो गए, एक मैक्यूलर डेंसा के सेल्स और बाकी दो जगहों पे जक्स्टा ग्लोमेरुलर के सेल्स। तो हमारे पास दो तरह के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, एक एफरेंट आर्टरियोल फीडबैक मैकेनिज्म, एक इफरेंट आर्टरियोल फीडबैक मैकेनिज्म। बात ये है बेसिकली मैक्यूलर डेंसा जो है वो सोडियम की कंसंट्रेशन को देखते हैं और सोडियम की कंसंट्रेशन के मुताबिक फिर एफरेंट आर्टरियोल्स और इफरेंट आर्टरियोल्स को मैसेजेस भेजते हैं। ठीक है, तो ये अगर मैक्यूलर डेंसा है, या देख सकते हैं एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल दोनों के बिल्कुल करीब करीब ही है। ठीक है, मैक्यूलर डेंसा बेसिकली सोडियम की कंसंट्रेशन को रेगुलेट कर रहा होता है। किस तरह रेगुलेट करता है? मिसाल के तौर पे अगर फिल्ट्रेशन कम है और थोड़ा फिल्ट्रेट है तो थोड़ा फिल्ट्रेट बहुत स्लोली गुजरेगा। जब स्लोली गुजरेगा तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि फिल्ट्रेट में सोडियम कम हो जाएगा। जब मैक्यूलर डेंसा देखेगा कि फिल्ट्रेट में सोडियम कम आ रहा है तो ये एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल से कहते हैं भाई सोडियम कम आ रहा है, तुम लोग फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करो, तुम लोग फिल्ट्रेशन कम कर रहे हो इसलिए सोडियम कम आ रहा है। ठीक है, तो मैक्यूलर डेंसा दो तरह से काम करता है। नंबर एक, एफरेंट आर्टरियोल्स को डायलेट करवाता है ताकि इंक्रीज किया जा सके, और नंबर दो, रेनिन रिलीज करवाता है। आपको पता है रेनिन रिलीज होगा तो एंजियोटेंसिन 1 बनेगा, एंजियोटेंसिन 1 बनेगा तो उससे एंजियोटेंसिन 2 बनेगा, और एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? यहाँ हमने पढ़ा है एंजियोटेंसिन 2 इफरेंट आर्टरियोल्स की कंस्ट्रक्शन करवाता है। ठीक है, तो जब इफरेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रक्शन होगी तो यहाँ पे प्रेशर रेज कर जाएगा। तो फिल्ट्रेशन को बढ़ाने के लिए मैक्यूलर डेंसा ने दो काम किए। नंबर एक, एफरेंट आर्टरियोल्स को डायलेट, इफरेंट आर्टरियोल्स को कंस्ट्रिक्ट। इन दोनों चीज़ों से आपका जो वो है वो इंक्रीज हो जाता है, वो क्या नाम है, फिल्ट्रेशन वगैरह इंक्रीज हो जाती है और हम चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो बेसिकली मैक्यूलर डेंसा सोडियम की कंसंट्रेशन को अपने पास नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। अच्छा जी, एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम था? एंजियोटेंसिन 2 का काम था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल रखना, इंक्रीज करना। तो अगर आपने एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट कर दिया, किस तरह इनहिबिट कर दिया? उसको फॉर्म नहीं होने दिया, एंजियोटेंसिन 2 कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर दिया। ठीक है, या आपने एंजियोटेंसिन को सही से काम ही नहीं करने दिया, उसके रिसेप्टर ख़राब कर दिए, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूज़ कर लिया, कोई भी ऐसा काम किया कि एंजियोटेंसिन 2 सही से काम ना कर सका, तो यही होगा कि भाई ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल कर जाएगा, क्योंकि एंजियोटेंसिन 2 तो फॉल करने से बचा रहा था, आपने एंजियोटेंसिन 2 को ख़राब कर दिया, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट फॉल कर जाएगा। लेकिन हमारी मजबूरी है, हमें ऐसे ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं बंदे के हार्ट को ठीक करने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ें ठीक करने के लिए। हम ये ज़रूर ख्याल रखते हैं कि ऐसे ड्रग्स यूज़ करते हुए ये देख लें कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हद से ज़्यादा कम ना हो जाए। तो एक तो ऑटो रेगुलेटरी मैकेनिज्म था ट्यूबुलो-ग्लोमेरुलर फीडबैक मैकेनिज्म, और दूसरा है मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन। इसमें ये होता है जब ब्लड का प्रेशर ज़्यादा आता है तो ब्लड वेसल्स खुद ब खुद कंस्ट्रिक्ट कर जाती है ताकि ब्लड के प्रेशर को नॉर्मलाइज रखा जा सके। किस तरह कंस्ट्रिक्ट करती हैं? ब्लड प्रेशर ज़्यादा आया, मसल की वॉल स्ट्रेच हुई, मसल की वॉल स्ट्रेच होने की वजह से कैल्शियम की परमिबिलिटी बढ़ गई, मसल से अंदर कैल्शियम चला गया, कैल्शियम जाकर कंस्ट्रिक्शन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ज़्यादा ब्लड के आने से हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और मसल हो जाती है और हम ब्लड को दोबारा नॉर्मलाइज कर लेते हैं। तो ये मायोजेनिक ऑटो रेगुलेशन भी हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है, खास तौर पे किडनी को हाइपरटेंशन से बचाता है, क्योंकि जब भी प्रेशर ज़्यादा होगा इसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी और ये ब्लड को रोक लेगा। ठीक हो गई बात। उसके बाद देखते हैं अगर कोई इंसान की डाइट में प्रोटीन ज़्यादा है या हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ग्लूकोज ज़्यादा है तो इस इंसान में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज़ करता है। कैसे इंक्रीज़ करता है? अगर प्रोटीन ज़्यादा होगा तो ब्लड में अमाइनो एसिड ज़्यादा होंगे, और हाइपरग्लाइसीमिया में यानी कि ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा है। तो अगर ब्लड में अमाइनो एसिड ज़्यादा हो, ग्लूकोज ज़्यादा हो, तो जाहिर बात है जो आपके पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होगा उसमें भी अमाइनो एसिड ग्लूकोज ज़्यादा है, और अगर अमाइनो एसिड ग्लूकोज ज़्यादा है तो इसका मतलब है हमें ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अमाइनो एसिड और ग्लूकोज को यूरिन में ज़ाया नहीं होने देते, इस सारे को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन एक मसले वाली बात है, वो ये मसला ये है कि अमाइनो एसिड और ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब होते हैं सोडियम के साथ। ये कहते हैं हम तो रीअब्जॉर्ब होंगे लेकिन साथ सोडियम को भी रीअब्जॉर्ब करवाएंगे। तो मसला ये है, एक बंदे में नॉर्मल ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हो रही है, ठीक है, लेकिन चूंकि अमाइनो एसिड और ग्लूकोज ज़्यादा थी तो सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया। जब सोडियम ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो गया तो मैक्यूलर डेंसा के पास थोड़ा सोडियम पहुंचेगा, मैक्यूलर डेंसा कहेगा ओए फिल्ट्रेशन कम हो रही है, फिल्ट्रेशन को बढ़ाओ। हालांकि फिल्ट्रेशन नॉर्मल थी भाई, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुई है,
लेकिन मैक्यूलर डेंसर को क्या पता, मैक्यूलर डेंसर तो कहता है मेरे पास सोडियम थोड़ा आ रहा है तो हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन को बढ़ा दो। तो सीधी सी बात है, इसलिए हम कहते हैं कि हाइपरग्लाइसीमिया और हाई प्रोटीन इंटेक की वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज कर जाता है। मैक्यूलर डेंसर मतलब ये आदमी है, ये सिर्फ यही देखता है कि मेरे पास सोडियम आ रहा है या नहीं आ रहा, और इस बेचारे को पता ही कुछ नहीं। ठीक है, अदर फैक्टर का जिक्र किया जाए तो एक एज देखते हैं हम, 2 ईयर्स की एज, मतलब 2 ईयर्स की एज से पहले पहले जब बर्थ के बाद बिल्कुल बेबी होता है तो उस वक्त हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होता है। 2 ईयर्स के बाद नॉर्मल होता है, अच्छा होता है। 40 ईयर्स की एज तक अच्छा ही रहता है। ठीक है, 40 ईयर्स की एज के बाद हर 10 साल बाद ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 5 से 10% कम होता चला जाता है। उसके अलावा जेंडर भी इफेक्ट कर रहा होता है, जिस तरह मैन के अंदर ज़्यादा होता है रीनल ब्लड फ्लो, ज़्यादा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वुमेन के अंदर कम होता है। और आई होप सो को आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हर तरह से सपोर्ट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।